हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारी केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री फर्स्ट के पी ब्लॉक तो मैंने आपका ख़त्म करा दिया। पी ब्लॉक आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। यदि आपको पी ब्लॉक की वीडियो देखनी है तो आप हमारे जो पी ब्लॉक की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम कराएंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व, पहले डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता लिखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं तो लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व में आगे लिखिए ऐसे तत्व जिनके परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश पहले वाले कोश के डी कक्षा में प्रवेश करते हैं। यहाँ तो डी ब्लॉक से ही आप समझ रहे होंगे जो इस यानी कि डी ब्लॉक तत्वों में एक विशेषता पाई जाती है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले वाले कोश डी कक्षा में प्रवेश करते हैं। बाह्यतम कोश से पहले वाले कोश डी कक्षा में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं तथा इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त सारणी में 3 से 16 वर्ग तक, 3 से 16 नहीं, सॉरी, इसमें 3 से 12 वर्ग तक, यानी कि 3 से 12 वर्ग मतलब कितने हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आवर्त है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि देखो जो वो होते हैं आपके वर्ग उसके हिसाब से बने होते हैं जितने उस डी में या फिर एस में या फिर पी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उतने ही वर्ग होते हैं। तो इसमें 10 होंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 10 हो गए। ये आपका डी कक्षा हो गया, यानी डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक हो गया आपका ये। तो डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं, यानी डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में n-1 डी में प्रवेश करता है। n-1 यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन से एक कम डी कक्षा में प्रवेश करता है और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। जो डी ब्लॉक होता है, इधर एस हो गया, इधर पी हो गया, इधर ये यहाँ 10 डी ब्लॉक के तत्व हो गए ये यहाँ, और सबसे नीचे जो तत्व होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके 12 वर्ग होते हैं। सबसे नीचे 2 सारणी होती हैं, एक को लेक्टिनाइट कहते हैं और एक को एक्टिनाइट कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व यहां तक कंप्लीट हो। अब हम लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 3D श्रेणी, नंबर 1 लिख लो 3D श्रेणी। नंबर 2 लिख लो 4D श्रेणी, 4D श्रेणी। नंबर 3 लिख लो 5D श्रेणी।
नंबर 4 लिख लो 6d श्रेणी 4 वर्गों में बांटा गया है। अब मैंने आपको बताया था एक इसमें 2 श्रेणी होती है, एक का नाम होता है लेक्टिनाइट और एक का नाम है एक्टिनाइट। एक का नाम होता है लेक्टिनाइट, एक का नाम होता है एक्टिनाइट। इसमें 14 तत्व ऊपर होते हैं, 14 ही तत्व नीचे होते हैं। F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसमें 14 ही तत्व होंगे और 14 ही तत्व नीचे होंगे, 14 यानी 14 वर्ग होंगे ऐसे ऐसे। ठीक, अब है संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वर्गीकरण। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हेडिंग क्या है हमारी? संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वर्गीकरण। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वर्गीकरण। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1, मैंने बताया था n-1 d पे घात n, ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। d पे घात n नहीं, d पे घात 1 से 10, ये होता है d पे घात 1 से 10। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है, यानी इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। सबसे पहले स्कैंडियम से शुरू करते हैं, Sc। स्कैंडियम आपका 21 नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 और तुम्हारे 3p6 और यहां 3d1 और 4s2, यानी कि आप समझे होंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन से एक कम, यानी डी उपकोष में प्रवेश करता है, यानी कि यहां 4 में नहीं जाएगा, ये डी उपकोष में, यहाँ n यानी कि n का मान हो गया 4 माइनस 1 और d पे 1। ठीक है, तो यहाँ 4 माइनस 1 3d कोष में ये प्रवेश कर गया। ठीक है, अब आगे है एक 22ti। अब ti का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 यानी कि अंतिम उपकोष के एक कम कक्ष यानी कि 3d उपकोष में प्रवेश करता, यानी d उपकोष में प्रवेश करता है। 3 नहीं लगाओ, आगे चल के और भी आएगा, इसलिए 3 नहीं कह सकते, d उपकोष में प्रवेश करता है। अब है कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद जैसे आपका Cr क्रोमियम यानी कि 24 Cr क्रोमियम आपका अपवाद है। इसमें आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां अपवाद वाली बात आती है 3d5 और 4s2, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें यहाँ 4 आने चाहिए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसमें 4s1, यहाँ 4s1 आएगा क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये एक अपवाद है। क्रोमियम आप
क्रोमियम पर स्टार लगा दीजिए, क्रोमियम अपवाद है। एक और अपवाद है Cu। Cu हमारा आता है 29 नंबर पर, 29 Cu। अब Cu में भी ऐसा ही सीन है। Cu में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और Cu में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 3d मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां तक आप इसको लिख लीजिए, यहां तक मैं डायरेक्ट यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां इसको आप लिख लीजिए 3d10 और 1 यानी 4s1, ये भी एक अपवाद है, यानी कि Cu भी एक अपवाद है, इसको आप लिख लीजिए। और सब सेम है और सबका आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। यहां तक आपको कंप्लीट हो गया। अब मैं कराऊंगा आगे की हमारी हेडिंग है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब इसी प्रकार आप इनके जो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इसी प्रकार आप वर्णन कर लेंगे। अब आगे चल के मैं आपको इसके भौतिक गुणों के बारे में बताता हूं, यानी कि संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 पे लिखिए, संक्रमण धातुएं अत्यधिक कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। संक्रमण धातुएं होती हैं वे अत्यधिक कठोर और कम वाष्पशील होती हैं। तो लिख लेंगे संक्रमण धातुएं कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। संक्रमण धातुएं कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। अब नंबर 2 में लिखिए, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब जब ये कठोर होंगी तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च तो होंगे ही, ठीक है। अब इनका यह है कि धातुएं बाध्य में NS के अतिरिक्त N-1 के से अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी कि इनके कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, N-1, D1 से 10 और यानी कि S वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भाग लेते हैं, इसलिए ये अत्यधिक यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब नंबर 3 पे आता है, गलनांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतम होता है। D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतम होता है। अब इसकी अगली हेडिंग है, भौतिक गुण में अगला है, इनका कण एंथैल्पी उच्च होती है। इनकी कण एंथैल्पी उच्च होती है प्रथम श्रेणी की तुलना में। द्वितीय श्रेणी की कण एंथैल्पी उच्च होती है। अब इनका अगला है इसका अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था में आगे लिखिए, नंबर 1 लिखिए, इसमें श्रेणी के पहले व अंतिम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी कि श्रेणी के पहले और अंतिम सदस्य को छोड़कर, यानी कि पहले जैसे स्कैंडियम मान लीजिए और अंतिम सदस्य मान लीजिए,
अंतिम पहले और अंतिम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया एन, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1 d ns कक्षा में प्रवेश करते हैं। इनकी जो होते हैं ये वाले, यही ऑक्सीकरण अवस्था में भी भाग लेंगे, यही ऑक्सीकरण अवस्था में भी भाग लेंगे। नंबर 2 है D0 D5 व D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, यानी कि D0 D5 और D10 की इलेक्ट्रॉनिक की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन इन उपकोषों में जाएंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। और अब नंबर 3 आता है इसका। नंबर 3 आता है प्रथम संक्रमण श्रेणी SC तक के Mn तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी SC से Mn तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। Mn के बाद ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसकी अगली का उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण तो उत्प्रेरक परवर्ती संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था तथा रिक्त कक्षकों की उपलब्धता के कारण ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनमें जो रिक्त कक्षक होते हैं इसलिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे Fe कार्य करता है उत्प्रेरक का, Fe और आपका PT और PD और आपका NiETC, ये आज उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब इसमें एक और हेडिंग है रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का बनना, तो रंगीन आयनों का बनना संक्रमण तत्वों के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के एक निश्चित भाग में अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जबकि शेष प्रकाश को परिवर्तित करके जिनके कारण जबकि शेष प्रकाश को जो परिवर्तित करके और जिसके कारण ये रंगहीन दिखाई परिवर्तित करते हैं, यानी कि शेष प्रकाश को ये परिवर्तित करते हैं जिसके कारण ये रंगहीन दिखाई देते हैं। सॉरी, ये रंग यानी एक बार फिर से मैं समझाता हूं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी उच्च से निम्न में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश के परावर्तित करते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश से परावर्तित करते हैं, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं।
जिन तत्वों के n-1d उपकोष आंशिक भरे होते हैं वे आयन तथा उनके यौगिक रंगीन होते हैं। यानी कि n-1d जिनके भरे होंगे वे ही तत्व वे ही तत्व रंगीन होते हैं। जिन तत्वों के n-1d उपकोष पूर्ण भरे होते हैं यानी पूर्ण भरे नहीं होते हैं, जिन तत्वों के पूर्ण भरे नहीं होते हैं वे या रिक्त होते हैं वे रंगहीन होते हैं। जिन तत्वों के जो n-1d उपकोष पूर्ण भरे नहीं होते हैं वे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ेंगे, जिससे वो परावर्तन यानी कि उनमें परावर्तन नहीं होगा, जिससे वे रंगहीन दिखाई देंगे। जिनके यानी डी उपकोष पूर्ण भरे नहीं होते वे रंगहीन दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। तो डी ब्लॉक तक तो यहाँ आपका पूर्ण रूप से खत्म हो गया। आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द आए होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर अवश्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।